अब इसमें थर्ड यूनिट है उसका क्वेश्चन पर पेज नंबर पहले देख लो, पेज नंबर 4 पे। पहले इरेगुलर लोन अकाउंट्स अपने करेंगे। इरेगुलर लोन अकाउंट्स का मतलब जो लोग पे लोन का पेमेंट नहीं करते वो लोग इरेगुलर में आएंगे। इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, और कमेटी बनाई थी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर जिसके चेयरमैन कौन थे? एम नरसिम्हन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग नॉर्म्स यानी नियम बनाए। सबसे पहले इनकम रिकॉग्निशन। द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकॉग्निशन शुड बी ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस रिलेटेड, उसका मकसद होना चाहिए कोई, एंड बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी रादर देन ऑन एनी सब्सटेंशियल सब्जेक्टिव कंसिडरेशन। मतलब मैं क्या देख रहा हूँ? मैं किसी इंसान को देख रहा हूँ कि उस करोड़पति है तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता बैंक के लिए। पर वो जो अपने डेट है यानी अपना जो जितना भी कर्जा है उस कर्जे को पेमेंट कैसे कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो गया। समझे? तुम्हारा मकसद ये है कि तुम ये चेक करो कि उसकी इनकम इतनी है कि नहीं, कि जितनी इनकम के अंदर से वो अपने लोन को चुकता कर पाए। रिटेल एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब मैं बता चुका था आगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब 90 डेज तक अगर तुमने किसी भी लोन का पेमेंट करा ही ना हो, इंस्टॉलमेंट तुम्हारा ड्यू हुआ लेकिन 90 दिन तक तुमने पेमेंट नहीं किया आगे की लाइन में, तो हम इसको क्या मानेंगे? इंटरेस्ट या तो प्रिंसिपल कोई भी चीज कोई पे ना की तो उसको अपने क्या मानेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानेंगे। इंटरेस्ट या तो इंस्टॉलमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन। टर्म लोन यानी लॉन्ग टर्म की लोन हो तो, बराबर ना? The account remains out of order in respect of an overdraft or cash credit. The bill remains overdue for a period of more than 90 days. यानी बिल जब डिस्काउंट किया तो 90 दिन के अंदर पैसे मिल जाने, और नहीं अगर मिले तो ये क्या हो गया? तुम्हारा एनपी हो गया, बैंक के लिए एनपी हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। याद रखो बैंक की एनपीए जितनी ज्यादा है उतना वो बैंक की ने टिकने की संभावना कम, यानी वो डूब सकती है बैंक। Recognition of income in these account is based on the record of recovery. Income from underline करो ये based on क्या लिखा है? Record of recovery. Income from non-performing asset is not recognized on accrual basis but is booked as income only whom it is actually received. एडवांस मैंने एक चीज कराई थी एडवांस अकाउंटिंग में, जब अपने इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट एक्रूड उसका सम करते थे, उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तुम क्या लिखते हो? जितना मिलता है रिसीव्ड वही लिखते हैं। एक्रूअल बेसिस कब होता है? रेगुलर लोन होने, रेगुलर लोन यानी कोई इंसान इंस्टॉलमेंट एकदम टाइम पे भरता है, एकदम टाइम पे भरता है, तो वो टाइम पे भरने वाले इंसान के लिए अपने क्या समझेंगे? ऐसा आया या ना आया आ ही जाएगा, ऐसा समझेंगे। लेकिन जो एनपी अकाउंट है उसमें जब तक पैसा आए ना तब तक रिकॉर्डिंग होता ही नहीं है, तो मतलब वो तुम्हारी बाकी एसेट बोला करेगी। पर एसेट बाकी होने के बावजूद भी वो नॉन परफॉर्मिंग मतलब उसमें से कोई इनकम तुमको मिल नहीं रही है, इसलिए उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, राइट? हाउएवर, interest on advances against term deposit, national savings certificate in Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra and life policies may be taken to income account on the due date provided adequate margin is available in the account. अब देखो एनपीए में क्या नहीं आएगा? जो भी चीज है तुमने गिरवी रख के लोन ली हो, जैसे इंदिरा विकास पत्र हो, इंदिरा विकास पत्र में पैसे दुगने हो जाते थे, अब नहीं होते। 7 साल में होते थे, अब 8 साल में होते। पहले कितने में होते थे? 5 साल के अंदर दुगने हो जाते थे। किसान विकास पत्र में भी 5 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 20% इंटरेस्ट हुआ तुम्हारा, 5 साल में डबल जाता है। बराबर है? 8 साल में डबल, 100 महीने बोलते हैं, 100 मंथ यानी समझ लो ने, बाहर का चंदू यार, 8 साल 4 महीने में डबल होता है पैसे। बराबर? तो ये जो है ना, उसके ऊपर तुमने अगर लोन लिए हो तो इसमें अपने ड्यू बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि भले सामने वाला पैसा नहीं भरता, तुम्हारे पास गिरवी तो रखी हुई ना ऐसे, मतलब वो पैसा नहीं भी भरेगा तो भी पैसे तो आ जाएंगे ना। पर गोल्ड लोन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। इंदिरा विकास पत्र में तो जो लिखा है कि मैच्योरिटी ये अमाउंट है वही मिलेगी, लेकिन गोल्ड की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, इसलिए उसके अंदर अगर तुमने लोन ली हो और पैसा टाइम पे नहीं भरते तो 90 डेज के बाद वो भी एनपीए गिनी जाएगी। यहाँ लिखा है ना मार्जिन इज अवेलेबल, मार्जिन यानी डाउन पेमेंट, कितना पैसा तुम्हारे पास अवेलेबल है। इफ एनी एडवांस इंक्लूडिंग बिल परचेज एंड डिस्काउंट इट बिकम्स एनपीए, तो एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड एंड credited
to income account in the past period should be reversed if the same is not realized. अगर एक बार एनपीए हो गया तो सोच लो तुमने जितना भी इनकम एक्रूड में लिखा है वो सारा हटाना पड़ेगा वहां से, तो तुम्हारे पीएनएल की तो धज्जियां उड़ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे से बहुत सारा इंटरेस्ट निकल जाएगा जब अगर लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को इन सब चीजों से बचाने के लिए कोरोना के 3 महीने का मोरेटोरियम दिया था। ये भी इसके अंदर सीखोगे, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जिसको बैंकिंग में इंटरेस्ट हो रहा है, बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर, इसके लिए बहुत अच्छा है। 3 महीने का मोरेटोरियम दिया था, मतलब 3 महीने तक अगर तुम पेमेंट ना करो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 90 दिन तक आपको पेमेंट नहीं, 3 इंस्टॉलमेंट तुम मिस कर सकते हो तो तुमको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ना तुम्हारा अकाउंट एनपीए में आएगा ऐसा। अब असेट क्लासिफिकेशन, असेट अपने ऑलरेडी देख चुके हैं, सबस्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट और लॉस असेट। सबस्टैंडर्ड का मतलब क्या, एनपीए में यानी 90 दिन से ज्यादा पैसे बाकी लेकिन 12 महीने से, पहली लाइन अंडरलाइन करो इसके अंदर, देखो सबस्टैंडर्ड असेट पेज नंबर 5 पे लिखा है, remain NPA for a period less than or equal to 12 months, बराबर। ये एसेट को will have well defined credit weakness that jeopardize the liquidation of the debt। jeopardize यानी डेंजर में रखना, jeopardize का मतलब डेंजर में रखना, खतरे में आ जाना। the liquidation of the debt and are characterized by the distinct possibility that the banks will sustain some loss if deficiencies are not corrected। मतलब तुम रिमाइंडर भेजना चालू कर दे दो कस्टमर, तीसरे महीने से बैंक रिमाइंडर भेजना चालू कर देती, तुम्हारा ये समझ नहीं आया। अब डाउटफुल एसेट मोर देन 12 मंथ्स, बराबर। और लॉस एसेट मतलब तुमने देख लिया उसकी जितनी भी असेट्स है, वो असेट को भी तुमने जो गिरवी रखा था उसकी भी वैल्यूएशन तुमने निकाली, फिर भी डेट का पैसा बहुत ज्यादा है इंटरेस्ट के साथ, तो वो पैसे तुम्हारे डूब गए, ये लॉस एसेट्स हो गई, बराबर नहीं, वो इंसान पैसे देगा ही नहीं, ऐसी हालत। Classification of asset is to be borrower wise and not facility wise. Reasonable value of security available to the account also factors, यानी ये भी ध्यान में रखा जाता है। In respect of accounts where there are potential threats for recovery on account of erosion, देखो erosion यानी घसारों हो, जैसे कि सोना जब 1,50,000 हो तब तुमने लोन ली हो, क्योंकि 1,50,000 की वैल्यूएशन पे लोन मिलेगी, लेकिन अगर सोने का भाव 1,00,000 हो गया तो इसका मतलब वैल्यूएशन में इरोजन आया, इरोजन यानी घसावट हो, कीमत घटी जाए। ये सिक्योरिटी आपने गिरवी मुकी हुई यानी कीमत जगह घटी जाए तो बैंक में रिस्क वधी जाए, क्योंकि अगर 50,000 સામે શું કરે બેંક ખબર છે તમને, અગર તમારી ગોલ્ડ લોન હોય ને અને ગોલ્ડની પ્રાઇસ બહુ ડાઉન થઈ જાય ને તો બેંક માર્જિનના પૈસા પાછા મંગાવે તમારી પાસે, કે પૈસા ભરી જાઓ તો અમે તમારું સોનું વેચી નાખીશું, સીધી ધમકી તમને 15-20 દિવસનો ટાઈમ આપે, એ સોનાનો ભાવ બહુ ઘટી ગયો છે એટલે તમને હમણાં પૈસા માર્જિનના જેટલા બી ડિફરન્સના પૈસા છે ભરવા પડશે। आप देखो इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, नेक्स्ट वो पैराग्राफ है वहां से देखो, जहां पे मैं रुक जाता हूँ ना उसके बाद वाला आपको याद भी नहीं करना है, राइट। इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रेकन एज सिग्निफिकेंट व्हेन the realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank or accepted by RBI at the time of last inspection। यानी कितनी कम हो जाए, 50% से ज्यादा कम हो जाए तो इरोजन बोला जाता है। ये 12 लाख की ऐसे तो 6 लाख की हो जाए तो इरोजन हो गया वैल्यू में। इसको सीधा डाउटफुल कैटेगरी में क्लासिफाई करा, अंडरलाइन करो, स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड अंडर डाउटफुल कैटेगरी, इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन है। इफ realizable value of the security as assessed by bank approved valuers RBI is less than 10% of the outstanding in the borrower's account, the existence of security should be ignored and the asset should be straight away classified as loss asset। मतलब क्या कि 50% जितनी कीमत हो तो तुम उसको डाउटफुल एसेट बोलोगे, लेकिन उसकी कीमत घट के 10% से भी कम हो जाए तो सीधा लॉस एसेट। अब गए पैसे, बेवकूफ इंसान होगा कैसे छुड़वाने आएगा वो, जो पैसे ले गया है वो पैसे से जल्द से ना करे, 10% लेना है वो कौन लेना है, सीधी बात है ना। इसमें सिविल का बहुत अच्छा दिया है, आगे समझने लायक चीज है। अब प्रोविजनिंग नॉर्म्स, इन कंफर्मिटी विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स प्रोविजन शुड बी मेड on the non-performing asset on the basis of classification of assets into prescribed categories। इतना लिखना है, फिर सीधा
नीचे जो टेबल है ना भाई, ये टेबल याद कर चुके हो तुम बैंकिंग। मैंने बताया था 1 साल से कम होने तो 25% प्रोविजन क्रिएट करना है। 1 साल से 3 साल के बीच में तो 40% प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और 3 साल से ज्यादा हो तो 100%। बराबर है? अब चौथा जो है ना, स्टैंडर्ड असेट्स ऑल्सो अट्रैक्ट प्रोविजन, वो भी करना है। चौथा करना है, पीछे जो लिखा है पेज नंबर 6 के ऊपर। स्टैंडर्ड असेट्स ऑल्सो अट्रैक्ट प्रोविजंस। बैंक्स ऑल्सो मेक जनरल प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड असेट। पूरा तुम्हारा बैंकिंग का टेबल है जो मैंने तुमको प्रोविजन का टेबल बैंकिंग में समझाया था, किसके अंदर, बैंकिंग के चैप्टर में, एडवांस अकाउंटिंग में, तीसरे यूनिट में। ये पूरा आपने टेबल किया था। इसमें देखो, फार्म क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, जिसको एसएमईस बोलते हैं, उसमें 0.25% का प्रोविजन करना है। कमर्शियल रियल एस्टेट हो तो इसमें 1% प्रोविजन करना है। फिर कमर्शियल रियल एस्टेट लेकिन रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर हो तो 0.75%। अच्छी एसेट है तो भी प्रोविजन करो, लोग पैसा दे रहे हैं तो भी इतना पैसा साइड पे नहीं करो। फिर हाउसिंग लोन सैंक्शन ऑन और आफ्टर 7 जून 2017 attracts only 0.25% provision, and all other loans and advance is not included above, उसमें 0.40%। यानी स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन यहाँ दिया है, और वो जो सब स्टैंडर्ड एसेट है उसका प्रोविजन आपको ऊपर दिया है। बराबर है? 1 साल से कम हो तो 25%, 1 से 3 के बीच में तो 40%, और अगर 3 साल से ज्यादा हो तो 100%। और यहाँ पे क्या याद रखना है, फार्म एक्टिविटीज के अंदर तो 0.25%, रियल एस्टेट हो तो फिर उसके अंदर 1%, लेकिन रियल एस्टेट में हाउसिंग सेक्टर हो तो 0.75%, और अकेला हाउसिंग लोन हो और वो भी 7 जून के बाद हो 2017 तो इसमें 0.25% और बाकी सब लोन के अंदर 0.40। ये पूरा टेबल याद हो गया। राइट, अब आगे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% वाला। ये एक्सप्लेन द रिकवरी पॉलिसी ऑफ बैंक। रिकवरी पॉलिसी क्लॉजेस आर क्लियरली स्पेल्ड आउट इन द रिकवरी पॉलिसी ऑफ द बैंक। देखो इसमें अलग अलग क्लॉजेस देखते हैं रिकवरी पॉलिसी के। पहले प्रियम्बल। प्रियम्बल એટલે આમુખ કહેવાય, આમુખ। કોઈ બી કોન્સ્ટિટ્યુશન કે પોલિસી બને ને તેનું ફર્સ્ટ પેજ પર લખેલું હોય કે આ પોલિસીનો પર્પસ શું છે, એ કહેવાય। फर्स्ट पेज जो है ना वो कवर पेज, उसके अंदर ये लिखा जाता है। उसमें लिखा है द डेट कलेक्शन पॉलिसी ऑफ द बैंक इज टू बिल्ड माउंट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट टू कस्टमर। माउंट यानी राइज, इंक्रीज करना। यानी याद रखो, कस्टमर के घर पे जाके तुम ढोल नगाड़े लेके निकलो और बोलो इसके पैसे बाकी है तो इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाए उसकी। ये नहीं होना चाहिए ऐसा, पहली बात। सबसे पहला इन्होंने ये लिखा है। दूसरा, कोई भी कोर्सिव पॉलिसी, कोर्सिव का मतलब जबरदस्ती वाली पॉलिसी नहीं है अडॉप्ट करनी। फिर पॉलिसी बिल्ड ऑन कर्टसी, मतलब रिस्पेक्ट होना चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट एंड परसुएशन, परसुएशन मतलब समझाओ, जबरदस्ती नहीं, समझाना। बैंक believes in following fair practices with regard to collection of dues and repossession of security, and thereby fostering and developing customer confidence and long term relationship। कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बैंक ने मेरे साथ में बहुत गलत किया। रीपेमेंट शेड्यूल को फिक्स किया जाएगा। पेइंग कैपेसिटी, यानी क्या होता है कई बार रीशेड्यूल करते हैं पेमेंट को। अगर तुमने लोन लिए 15 साल की, 60 साल तक तुमने अच्छे खासे पैसे भरे, फिर तुम्हें डामाडोल हो रहे हो तो बैंक ने सामने से तुमको पूछेगी कि इंस्टॉलमेंट अगर ज्यादा लगता है तो कम करके दे, फिर टाइम पीरियड बढ़ा देगी बैंक। इसको रीशेड्यूलिंग बोला जाता है। बराबर? फिर बैंक विल एक्सप्लेन टू कस्टमर अपफ्रंट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पहले से बोल देना, अपफ्रंट यानी पहले से बोल देना कि हम इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। याद रखो, आज भी लोन लेते हैं ना तो तुम्हारा रीपेमेंट शेड्यूल आ जाता है पूरा। रीपेमेंट का शेड्यूल आ जाता है कि कौन से इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा और कितना इंटरेस्ट जाएगा। ये पूरा आपको पहले दिन ही पता चल जाता है। फिर मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा, रीपेमेंट कैसे अप्रूव किया जाएगा। द बैंक वुड एक्सपेक्ट द कस्टमर्स टू अडेयर टू द रीपेमेंट शेड्यूल एग्रीड टू। और वो एक्सपेक्टेशन रखेगी बैंक
कि कस्टमर ने जो बोला है वो कस्टमर करेगा। अभी कार लोन में है ना, ऐसा समझो 1600 रुपये 1 लाख के ऊपर इंस्टॉलमेंट आता है। 1600 रुपये 60 साल की लोन लो तो तकरीबन 1600 रुपये 1 लाख के ऊपर इंस्टॉलमेंट आता है 60 साल की लोन। बराबर, अगर किसी ने 5 लाख की लोन लो तो 1600 इंटू क्या कर दो आप, सीधा 5 लाख यानी 5 कर दो, तो 8 हजार का इंस्टॉलमेंट आएगा 5 लाख की लोन को। सिंपल। ऐसे कैलकुलेशन बैंक कराती है। सीधा पहले दिन तुमको बता देता कि इतना इंस्टॉलमेंट होगा। इसका इन इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, तुम खुद कर सकते हो, ऊपर फॉर्मूला में बताऊंगा बाद में। द security repossession policy aims at recovery of dues in the event of default and is not aimed at whimsical deprivation of the property. whimsical यानी जैसा मन करे वैसा, उसको whimsical बोलते हैं। मन खावे थे यानी whimsical के बाद। अब इन्हें इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर इंस्टॉलमेंट भरना बंद कर दिया, मेरी इनकम का सोर्सेज खत्म हो गया, तो बैंक के लोग मेरे पास आएंगे, पहले रीशेड्यूल की बात करेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरे से पेमेंट होगा ही नहीं, प्रॉपर्टी बेच डालो। तो प्रॉपर्टी बेचेंगे ना, तो इनका जितना भी इंटरेस्ट वगैरह रिकवर हो गया है, उसके बाद बचा हुआ पैसा मुझे वापस मिलेगा, अगर ज्यादा पैसा है तो। बराबर। और अगर कम प्रॉफिट करने का अलाउड नहीं है बैंक को इसमें, कोई भी जगह पे, इवन इन गोल्ड लोन के अंदर भी। तुमने गोल्ड लोन ली, इसमें तुमने गोल्ड के ऊपर लोन ली, चलाई थोड़े टाइम के लिए, अच्छा खासा पैसा भी भर दिया, थोड़ा पैसा बाकी है पर नहीं भर पा रहे हो, तो गोल्ड वो बेच दे, तो तुम्हारी लोन का पैसा रिकवर हो जाए, उसके बाद बचा हुआ पैसा तुमको वापस मिलेगा। और इसमें भी याद रखो, लास्ट हैमर यानी जब ऑप्शन होता है ना, तो हैमर स्ट्राइक होती है ना जब, उस वक्त तक कस्टमर के पास ऑप्शन है, लास्ट हैमर स्ट्राइक हो ना तब तक भी वो खड़ा होकर बोल सकता है कि मैं भी पैसे भर रहा हूँ। इतना अच्छा इंडिया के अंदर कानून बनाया गया, समझे। द पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन पोजीशन वैल्यूएशन रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। यानी फेयरनेस यानी मतलब सब सही होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी यानी कस्टमर को भी पता होना चाहिए, और बैंक भी हर तरह से इन्फॉर्म होनी चाहिए। अब इसमें देखो जनरल गाइडलाइंस, सबसे पहले फॉलोइंग गाइडलाइंस में पहले देखो, कस्टमर्स आर फॉलोइंग गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल में कस्टमर वुड बी कॉन्टेक्टेड ऑर्डिनरली एट द प्लेस ऑफ हिज और हर चॉइस। याद रखो, कस्टमर को फोन करके पूछा जाता है कहाँ मिलने आए, ऐसा नहीं घर पे चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, कहाँ मिलने आए। और याद रखो, यहाँ पे उसके रेसिडेंस पे जाओ, और अगर अगर रेसिडेंस पे अवेलेबल ना हो तो उसके बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन, दोनों में से कोई भी एक जगह पे तुम कस्टमर का कांटेक्ट कर सकते हो। पर वो बोले कि यार पोलो ग्राउंड मिलने आ तो नहीं जाने का, समझे ना। ऐसा नहीं, या तो घर पे जाओ या तो ऑफिस पे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की कन्वीनियंस क्या है, ये देखो। फिर बैंक स्टाफ और एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक इन कलेक्शन ऑफ ड्यूज और एंड सिक्योरिटी रिपोजिशन विल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड डिस्प्ले ऑथोरिटी लेटर इशूड बाय बैंक अपॉन रिक्वेस्ट। याद रखो, बैंक का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जाएगा ना, तो बैंक का ऑथोरिटी लेटर लेके जाएगा और आईडी कार्ड बताएगा कि मैं बैंक से आया हूँ, समझे। और बैंक प्राइवेसी ऑफ इट्स बोरोवर्स, ऐसा नहीं, मैंने बोला ना ढोल नगाड़े नहीं, चुपचाप जाना का, चुपचाप जाएंगे चुपचाप सीधे करके। नॉर्मली ऐसा भी बोला जाता है, बैंक ने ऐसा भी बोलती है कि सिविल ड्रेस में जाना, बैंक के यूनिफॉर्म में मत जाना, नहीं तो आजू बाजू वालों को पता चल जाए, रिस्पेक्ट उसकी चली जाए। राइट। बैंक इज कमिटेड टू इंश्योर कि सारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और याद रखो, बैंक कब कांटेक्ट करेगी, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 5वें में लिखा हुआ है, और आपके 12 बजे फोन करके नहीं वो पैसे बाकी है दे जाने, समझे। सुबह से 7 के शाम के 7 के बीच में कस्टमर को फोन किया जाता है, लेकिन बैंक प्रिफरेबली कब फोन करती है, 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच, जब बिजनेस मंदा होता है तब। फिर बोरोवर्स रिक्वेस्ट टू अवॉइड कॉल्स इन अ पर्टिकुलर टाइम, वो भी ऑनर, मतलब अगर बोरोवर बोल दे कि दिन में 9 बजे से लेके 12 बजे तक फोन मत करियो, तो नहीं करने का, पहले पूछेंगे कब फोन किया जा सकता है, फिर उसके बाद में वो बोले कि इतने टाइम के अंदर आपको फोन करना है तो ही फोन करना है। फिर बैंक विल डॉक्यूमेंट ऑल द एफर्ट्स, यानी बैंक ने सबका लिखेगी सब कि मैं इस टाइम पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे, ये जवाब मिला, सब रिकॉर्ड रखेगी। ऑल असिस्टेंस विल बी गिवन, कोई भी अगर झगड़ा हो ना तो उसके लिए सारा का सारा असिस्टेंस बैंक की तरफ से, मदद उसकी तरफ से देनी चाहिए। एंड इन अप्रोप्रिएट ओकेजन सच एज bereavement इन द फैमिली,
bereavement का मतलब मॉर्निंग डिमाइस, कोई मर जाता है वो देखने का। जिस दिन उगरानी करने जाना हो, पता चले कि उसके घर में कोई मर गया है, तो 3-4 दिन छोड़ के जाने का। एंड अदर सच कैलेमिटस ओकेजन्स विल बी अवॉइडेड। अगर उसके घर में उसके किसी करीबी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ है, उसके पीछे वो लगा हुआ है, तो वो भी नहीं जानेगा। मर गया वो अकेला नहीं है, समझे। अब गिविंग नोटिस टू बोरोवर, सब देखो नोटिस देना है, यानी फॉलो अप मेजर्स के अंदर लीगल या तो रिकवरी पोजीशन प्रोसीजर तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम पहले नोटिस दे देते हो। और नोटिस देने के बाद भी कस्टमर अगर जवाब नहीं देता या जवाब नहीं दे पाता, तो ही तुमको रिकवरी प्रोसीजर चालू करना है। पहले नोटिस दी जाएगी, फिर रिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी। रिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी आगे भी आ चुका कि हमारा मकसद क्या है कि हम अपने ड्यूज को क्लियर करें। हम उस बोरोवर की प्रॉपर्टी को छीनना नहीं चाहते उससे। द रिकवरी प्रोसेस थ्रू रिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी विल इन्वॉल्व रिपोजिशन, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रू एप्रोप्रिएट मीन्स। ऑल दीज वुड बी कैरिड आउट इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सब बराबर से करना है, कस्टमर को वहां पे हाजिर रखने का कि तुम्हारी वैल्यूएशन ये हो रही है, पेपर में ऐड आया तो उसकी एक कॉपी कस्टमर तक पहुंचाने की। रिपोजिशन विल बी डन ओनली आफ्टर इशूइंग नोटिस एज डिटेल अबव। ड्यू प्रोसेस लॉ का पूरा फॉलो करना है। और बैंक इसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी, याद रखो गोल्ड अगर उसने गिरवी रखा है तो गोल्ड की सेफ्टी और सिक्योरिटी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक में लोकर में पड़ा हुआ तुम्हारा जो गोल्ड है ना, वो बैंक की जिम्मेदारी में नहीं आता, बोल देता हूँ तुमको। अगर इसमें से चोरी हो गया तो बैंक को पता नहीं कितना सोना रखा है तुमने, गया तो गया, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके। बैंक में आग लग गई, लोकर में जल गया, पिघल गया, कुछ जिम्मेदारी नहीं है बैंक की। लेकिन बैंक में अगर तुमने गोल्ड के ऊपर लोन लिए और तुमने उसको गिरवी रखा है, तो पूरी जिम्मेदारी बैंक की है। उसमें से एक छोटी सी कड़ी भी अगर इसमें से निकल गई ना, या आधा ग्राम तो बहुत हो जाता है अभी भी, यानी समझो कि मिलीग्राम के हिसाब से भी अगर कुछ भी लॉस हुआ ने, तो बैंक को पैसे देने पड़े कस्टमर। तो सिक्योरिटी की सेफ्टी रखने की जिम्मेदारी बैंक की है। फिर वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी लॉ के हिसाब से किया जाता है और फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर के ऊपर। बैंक विल हैव द राइट टू रिकवर फ्रॉम द बोरोवर द बैलेंस ड्यू इफ एनी आफ्टर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ ये भी है। अगर से मैंने क्या बोला कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है, बैंक का समझो 30 लाख का ड्यू बाकी है, तो 30 लाख बैंक ने रिकवर कर लिए, 20 लाख कस्टमर को दे दिए। लेकिन 50 लाख की प्रॉपर्टी है, बैंक का 60 लाख बाकी है, और बैंक को प्रॉपर्टी बेच के 50 लाख मिल गए, तो 10 लाख अभी भी वो कस्टमर के पास से रिकवर कर सकती है। उसके लिए केस करेगी कस्टमर के ऊपर, फिर दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट बोलेगी वैसा करना है। तेरे सवाल ऐसे जो होते हैं, क्योंकि भिखारियों को लोन नहीं मिलती, वो भी समझ लें, कुछ ना हो। पागल जैसी बात करता है। बैंक शेल हैव द राइट और सेट ऑफ एंड लियन, लियन यानी बोझ, लियन यानी बोझ रखना। सुन ले, तेरे सवाल का जवाब भी आया। सेट ऑफ करना यानी कोर्ट के बाद सेटलमेंट कर देना, भूल जा। कई बार बैंक ऐसा कर भी लेती है, क्योंकि अगर समझो 40-50 हजार का ड्यू बाकी हो 40 लाख के लोन के सामने, बैंक को सब पैसा मिल गया, 40-50 रुपया नहीं मिल रहा, तो बैंक उसके लिए कस्टमर को पहले तो फुसलाएगी कि पैसे दे दे, नहीं तो तुम्हारे नाम से बोला करेगा ये पैसे। 3-4 महीने वेट करेगी, फिर नहीं भी आता ना तो बुलाएगी, पर जीरो तो नहीं करेगी। ला 5 रुपए दे दे, खत्म करते हैं। कुछ पैसा तो लेगी बैंक, समझे। इसको सेट ऑफ बोला जाता है। और लियन का मतलब किसी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर बोझ रखना, irrespective of any other lien or charge, present as well as future। यानी अगर तुम्हारा किसी दूसरी जगह पे गिरवी रखा भी हो ने, तो दूसरा गिरवी चढ़ाएगी अपना खुद का अलग से, समझे। With a single name or joint names to the extent of all outstanding dues to the bank. For such purpose, bank may, at its sole discretion, close the deposit prematurely and applies a penal rate of interest in respect of the same। तुमने अगर डिपॉजिट को गिरवी, तुम्हारी उसी बैंक के अंदर डिपॉजिट, और तुम्हारे पास से पैसा कवर नहीं कर कर पा रही है बैंक, तो क्या करेगी बैंक, तुम्हारी डिपॉजिट तुमको उठाने नहीं देगी। पैसे भर, फिर डिपॉजिट ले जाओ। फिर अगर फिर भी तुम नहीं भर दे, तो डिपॉजिट को प्री मैच्योर यानी मतलब पाकती तारीख पहला पैसा खींची ले, पेनल्टी लगा भी नहीं। द लियन शैल बी वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन द बोरोवर, जब तक वो पेमेंट नहीं करता फुल मनी का। एक्सेस अमाउंट इफ एनी ऑब्टेन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी will be returned to the borrower after meeting all the related expenses provided the bank is not having any other claims against the customer। ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, शुरुआत की 4 लाइन लिखो हो जाएगा। और ये बैंक लिखा है ना, आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द बैंक, 5 लाइन, 5वीं लाइन में देखो ड्यूज टू द बैंक लिखा है, वहां तक।
अब अपॉर्चुनिटी फॉर द बोरोवर टू टेक बैक द सिक्योरिटी। कस्टमर को पूरा चांस मिलना चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी को वापस ले पाए। यानी मैंने बोला ना, लास्ट हैमर जब फॉल होती है ना, तब तक कस्टमर के पास चांस है। कस्टमर बोलेगा कि मैं भी पैसे भर देता हूँ, तो उसका चांस पहला, बाकी वालों का बराबर। पर एक बार ऑप्शन कंप्लीट हो गया, तीसरी बार हथौड़ी मार दी, खत्म। अब तो ये ऑप्शन है, होता है ये हथौड़ी वथौड़ी कुछ नहीं है, बराबर है। ये ऑप्शन हो जाता है। और ये जो सोनी लोग हैं ना, वो भी इस तरह से ना गहने खरीदने के लिए जाते हैं। जो जप्ती में आते हैं ना गहने, उसको खरीदने जाते हैं, वो मुथूट फाइनेंस वाले सोनी को बुला लेते हैं सीधे। ये कौन कौन से, एक मुथूट है, दूसरा मनप्पुरम। ये नहीं, वो तो मुथूट फाइनेंस जो है ना, वो सबसे बड़ी कंपनी है इसके अंदर, गोल्ड लोन के अंदर। किसी 4 साल 5 साल पहले केस आया था, किसी ने बहुत मस्त चोरी की गई और पूरा गोल्ड ने गिरवी रख दिया मुथूट फाइनेंस में। चोरी किया हुआ गोल्ड रख लिया और इसी का लोन लेके भाग गया। अब पुलिस ने ट्रेल पकड़ी, गया 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 गया, चोर पकड़ा गया, बहुत मारा उसको। फिर बोला कहने में यार गिरी रख दी। उसका मैनेजर उसको पूछा, वो तो डॉक्यूमेंट के बिना कुछ भी नहीं कर गया, एफिडेविट करवाएगा कि सोना मेरा है। पर यहाँ मुथूट फाइनेंस पे इसमें लॉस भी हो सकता है, बिल बिना वो लोग नहीं देते लोग। जैसे केस पड़ी जाती है हमारे, बहुत मजा इंटरेस्टिंग होता है। तो क्या क्या चीजें होती है दुनिया में, तुमको समझ में भी ना है कि ऐसा दिमाग चलता कैसे लोगों का। चोरी का सोना उठाया, मुथूट फाइनेंस में लोन ले ली, 80% लोन लेके चला गया, भाग गया। और उसने तो क्या किया, रिकवरी तो है नहीं अपने पास, ये तो सिक्योर लोन है तुम्हारी। उसको तो रुपया, और गोल्ड की प्राइस तो बढ़ती है। 8-10 लाख की लोन थी। ऐसा भी होता है। इंडिया में हर तरह के चोर पाए जाते हैं, हर तरह के चोर इंडिया में पाए जाते हैं, बराबर है। दिमाग वाले चोर होते हैं, तो बद दिमाग भी होते हैं। कोई बल्ब निकालने जा रहा था, उसको पता चला कि सामने कैमरा चालू हुआ, हाँ वापिस बल्ब लगा दिया और हाथ जोड़ के चला गया। ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी आते हैं। हाँ, बहुत पैसे आते हैं उसके। 15-20 किलो का एक ढक्कन होता है, वो भंगार में बेचने जाओ, 800-900 रुपए। एज इंडिकेटेड, अगर बोरोवर की इनएबिलिटी पता चल जाए लोन इंस्टॉलमेंट की, तो बैंक भी क्या करेगी, इंस्टॉलमेंट को जो एरियर्स में, देखो रीशेड्यूलिंग तो है। सबसे पहला क्या चांस है, रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन है। उसके बाद में प्रॉपर्टी बेचने का मौका आता है। लेकिन प्रॉपर्टी बेचने से पहले हमेशा कस्टमर को पूछा जाता है कि कल ऑप्शन है। आज भी अगर तुम बोलोगे ऑप्शन के, आप 5 मिनट पहले, ई ऑप्शन के 5 मिनट पहले भी कस्टमर फोन कर देता है, वो प्रॉपर्टी को ई ऑप्शन में से निकाल देते हैं बैंक वाले, बराबर है। पर एक बार ई ऑप्शन में सामने वाले ने, वो है ने 10% डिपॉजिट करनी पड़ती है रकम। अगर समझो 55 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 5.5 लाख डिपॉजिट उसने कर दी, कस्टमर फिर गया। उसको ऑनेस्ट मनी बोला जाता है। फिर इसके बाद में प्रॉपर्टी ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, राइट। ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब है ना, इसके बाद एनपीएस है, उसको अपने कल करेंगे।